Subject EVS, Science, Chapter 3, Moon, the Natural Satellite. आप रोज अगर इवनिंग में आकाश को देखते हैं तो रात के समय जब अंधेरा होता है तो हमें चांद दिखता है। हमें चांद का आकार रोज अलग दिखता है, कभी छोटे में से बड़ा होता हुआ दिखता है, फिर पूरा चांद दिखता है, फिर पूरे में से थोड़ा कम होते होते अमावस का जो दिन होता है या उसे न्यू मून डे कहते हैं, तब हमें चांद नहीं दिखता। तो हकीकत में ऐसा क्यों होता है, आज इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहला द मून, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स मतलब स्पेस, इतना जो हम देखते हैं कई ज्यादा बड़ा होता है जिसको आज तक भी पूरा समझना पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है। उसमें एक गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे के अंदर है द सोलर सिस्टम। यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज है। ऐसे ही एक मिल्की वे, जिसको हिंदी में आकाशगंगा या मंदाकिनी बोलते हैं, उस गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर एक सन है और दूसरे प्लैनेट्स है, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब मिलकर पूरा एक सोलर सिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें सन जो है वो अपनी प्लेस पर स्टेबल है, एक ही जगह पर है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में मूव करते रहते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं उनका अपना लाइट नहीं होता, जो स्टार्स होते हैं उनका अपना लाइट होता है, वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर इनका आकार बहुत बड़ा होता है। प्लैनेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं वो रॉकी सरफेस के बने होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं। जैसे जुपिटर और सैटर्न जो है प्लैनेट्स, वो गैसेस के बने हुए हैं, बाकी जो है वो रॉकी सरफेस के, क्रस्ट के बने हुए हैं। ये आपको बड़ी क्लास में आगे आ जाएगा। तो जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर मेन हम बात करते हैं सन होता है और प्लैनेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं द प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है वो प्लैनेट है और वो सन के अराउंड में मूव करता है। पिछले चैप्टर्स में आपने समझा है 365 डेज में अर्थ का एक राउंड जो है वो कंप्लीट होता है सन के अराउंड में। अब हम बात करते हैं जो अर्थ प्लैनेट है उसका एक सैटेलाइट है, दैट इज मून। जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ करा है, सन है और ये अर्थ है, तो हमारा जो सन है वो स्टेबल है अपनी प्लेस पर, और जो अर्थ है यह मूव करता है सन के अराउंड। अर्थ की दो मूवमेंट होती है, आपको पता है, एक होता है रोटेशन, अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में अर्थ मूव करता है, दैट इज रोटेशन, एंड सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है दैट इज रिवॉल्यूशन। ये 365 डेज में एक बार कंप्लीट होता है। तो जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव करता है। और अब हम बात करेंगे द सैटेलाइट। तो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो अब हमको क्लियर हुआ कि यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट क्या है। तो जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड में मूव करता रहता है। अब हम बात करेंगे मून एक्चुअली उसका सरफेस कैसा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मून के सरफेस पर हमको कुछ धब्बे जैसा दिखाई देता है। जब फुल मून होता है हमको उसके ऊपर कुछ धब्बे जैसा दिखाई देता है। एक्चुअली वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे टाइप के हैं जिसको यहाँ पर क्रैटर्स बोला गया है। ये जो क्रैटर्स होते हैं, बेटा बात नहीं, आप बैठ जाओ। जो क्रैटर्स होते हैं वो क्रैटर्स किसी मेटियोराइट्स या एस्टेरॉइड्स जो है उनके आपस में टकराने से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उसको क्रैटर कहा गया है। बाकी वहां पर डार्क ग्रे डस्ट जैसा, वहां पर डस्ट के बादल जैसा है, पूरा मून जो है वो अनइवन सरफेस का बना हुआ है। वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए लाइफ वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा एक फेजेस ऑफ मून,
डेली हम नाइट में देखते हैं तो हमको मून की अलग अलग शेप दिखाई देती है, उसको फेजेस ऑफ मून बोला गया है। बिकॉज ऑफ मून जो है वो अर्थ के आसपास में मूव करता है, रिवॉल्व करता है, इसलिए अर्थ की अलग अलग सरफेस से मून जो है वो अलग अलग टाइप का दिखता है, इसलिए इससे जो उसके जो शेप बदलते हैं उसको फेजेस ऑफ मून बोला गया है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो पूर्णिमा या पूनम के दिन हम देखते हैं पूरा बड़ा चांद होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़े में से छोटा होता 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 अमावस के दिन पर नहीं दिखता है हमको। अमावस के अगले दूसरे दिन से हमको एक छोटा सा ऐसा चांद दिखना शुरू होता है, फिर ये बढ़ता जाता है और पूनम पर फिर पूरा गोल चांद हमें दिखता है। पूनम का जो चांद होता है बड़ा होता है, गोल होता है और ज्यादा चमकदार भी होता है, तो उसको फेजेस ऑफ मून कहा गया है। ये फेजेस ऑफ मून जो है ये इसलिए बनते हैं क्योंकि सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट और अर्थ के अराउंड मून का मूवमेंट जो है ये सब अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, इसलिए हमको अर्थ के जिस पार्ट पर हम हैं वहां पर मून के अलग अलग शेप हमको दिखते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ ऑन मून। तो जो मून है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला है, इसलिए और वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर या वाटर की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ पासिस नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पर अर्थ की कंपैरिजन में बहुत वेरी करता है, इस सभी रीजन के कारण लाइफ जो है वो मून पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बात करेंगे एक्लिप्सिस। एक्लिप्स आपने ग्रहण सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ पर मैंने नोट किया है सोलार एक्लिप्स, इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, लूनार एक्लिप्स इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? सोलार एक्लिप्स जो बनता है, सन स्टेशनरी अपनी जगह पर है, अर्थ जो अब जो सन है उसके अराउंड अर्थ मूव करता रहता है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है। तो एक ऐसा पोजीशन जो कि न्यू मून डे पर बनता है या अमावस्या के दिन बनता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब जो बनता है उसे सोलार इक्लिप्स कहते हैं। इस कंडीशन में मून का सन के बीच में आ जाने के कारण परछाई अर्थ पर दिखती है, क्योंकि सन बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, लेकिन मून जो है वो सन से छोटा होने पर भी जब उसके सामने की तरफ में आ जाता है तो अर्थ के एक पोर्शन पर यहाँ तो अभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो मून से ऑपोजिट है, तो यहाँ पर तो मून नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर जो सन की डायरेक्ट रेज आने वाली थी उसके बीच में मून आ गया है, तो यहाँ पर उसकी परछाई दिखेगी, तब जो बनता है उसे सोलार इक्लिप्स बोलते हैं। यह हमेशा अमावस्या के दिन बनता है। अब हम बात करेंगे लूनार इक्लिप्स। मैंने यहाँ पर सोलार इक्लिप्स मेंशन किया है, बट यहाँ पर लूनार इक्लिप्स मैंने मेंशन नहीं किया है, पर इसमें जो है सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो अर्थ जो है उसके ऊपर मून का जो है एक पार्ट वो वहां से दिखता नहीं है। ये हमेशा पूर्णमासी, पूर्णिमा या पूनम के दिन पर लूनार इक्लिप्स होता है। अब हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। समुद्र के अंदर जो लहरें बनती है वो क्यों बनती है? वो भी इसीलिए बनती है क्योंकि मून के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो पानी को अपनी ओर खींचता है, एक पुल मतलब अपनी ओर पानी को ग्रेविटेशन फोर्स खींचता है, इसलिए समुद्र या लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, ओशंस जो होते हैं, वहाँ का वाटर जो होता है बल्क ज्यादा अमाउंट का होता है, वो ऊपर की तरफ में उछलता है, इसलिए टाइड्स या ज्वार भाटा जिसे बोला जाता है वह आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी हमने बात करा था नेचुरल सैटेलाइट, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो है वो तो मून है, बट
इंसान की अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा डिवाइस लोकेट किया गया है अर्थ से काफी ऊपर, जो कि अर्थ के ऊपर मून की तरह मूवमेंट करता है, उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा गया है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस ने 1957 में स्पुतनिक 1 नाम का आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे बहुत से रीजन होते हैं, पर्टिकुलर किसी कंट्री के वो रीजन फुलफिल करने के लिए उनको वहां पर भेजा जाता है। हम रीजन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आर्यभट्ट नाम से इंडिया ने, हमारे कंट्री ने 1975 में सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग का बहुत लंबा प्रोग्राम चला, जो आज तक भी चल रहा है, जिसके हमको बहुत सारे फायदे मिले हैं। इंडिया ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए, इसमें मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं, भास्कर, रोहिणी, इनसैट, एप्पल, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं। अब हम बात करते हैं ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनका यूज क्या है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री ने भेजे हैं तो अपने लिए कुछ स्पेशल काम करने के लिए भेजे। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन पर्पस। आपने सुना होगा पुराने जमाने में टेलीफोन की लाइंस होती थी, लैंडलाइन कनेक्शन होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो है मोबाइल आने लगे। मोबाइल में आप लोग बात करते हैं नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो ये जो नेटवर्क होते हैं मोबाइल के, वो सब जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस होता है, वो सैटेलाइट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। या फिर रेडियो के जो वेव्स होती है, या फिर हमारे घरों में चैनल्स हम लोग जो देखते हैं, वो सब जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल होता है। अब हम बात करेंगे मिलिट्री फॉर स्पाइंग एनिमी। किसी भी कंट्री को अपने सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमारी जितनी भी बॉर्डर है हमारे कंट्री की, वहां पर बाहर का कोई भी एनिमी या दुश्मन कभी आकर अपना बंकर ना बना ले, या अपनी कोई मिलिट्री की फोर्स वहां पर भेज ना दे, इसके लिए कुछ जासूसी करने के लिए मिलिट्री वाले जो है वो भी अपने सैटेलाइट भेजते हैं सिक्योरिटी पर्पस से या फिर जासूसी करने के लिए। दूसरा वेदर फोरकास्टिंग। आप सुनते हैं कहीं पर हवाएं चल रही है, तूफान आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो ये जो है ये वेदर के लिए लॉन्च किए गए स्पेशल सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके पर्टिकुलर अगर हार्मफुल है तो उसका वार्निंग दिया जाता है। इंफॉर्मेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जमीन के अंदर की कोई ऐसी चीज है जो हमें सिंपल आइज से नहीं पता चलती है। सैटेलाइट जो है वो अपने अर्थ के अराउंड में मूव करता रहता है, और अर्थ के अंदर अगर कहीं पर ऑयल के सोर्सेस है या वाटर बॉडीज है तो वो उसको सर्च करने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स मतलब ऐसे पर्सन जो स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए हैं। स्पेसक्राफ्ट मतलब जो बादलों के भी बहुत ऊपर तक स्पेस में जाता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वह पहले ऐसे पर्सन थे जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मून पर उन्होंने वॉक किया था। और इंडिया से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो भी इंडिया से पहली बार मून पर गए थे। तो आज इस चैप्टर में आर्टिफिशियल से हमने नेचुरल सैटेलाइट द मून क्या है वो समझा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, किस लिए लॉन्च किए जाते हैं, एक्लिप्स क्या होता है ये समझा, फेजेस ऑफ मून समझा। अब आपको सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को ड्रॉ करना है। थैंक यू।